नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में समाज के बारे में पढ़ा था, सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। और उस क्लास में हमने देखा था कि समाज की परिभाषाएं देखी थी और समाज का उत्पत्ति देखी थी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। उसमें हमने देखा था कि एक दो समाज में और एक समाज में क्या फ़र्क है। और हमने देखा था कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है और सोशल इंटरेक्शन मीनिंगफुल कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी। और मेरे बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम किशन गहलोत है और मैंने यूजीसी नेट किया सोशियोलॉजी में। और मेरा पीएचडी एंट्री कॉल हो रखा है एमएलएसयू में। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है आरपीएससी का। तो हमने लास्ट क्लास में सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सोशल इंटरेक्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक सोशल इंटरेक्शन होता है बिटवीन इंडिविजुअल। दूसरा सोशल इंटरेक्शन होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में। तीसरा सोशल इंटरेक्शन होता है बिटवीन बिटवीन ग्रुप्स के बीच में। ये तीन तरह के हमने सोशल इंटरेक्शन देखे थे। और उसके साथ हमने देखा था कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें जो समाज होता है उसकी समाज की विशेषताएं देखी थी। उसकी समाज की विशेषताएं हमने 5 समाज की विशेषताएं देखी थी। उसमें पहली विशेषता ये देखी थी कि जो समाज के लोग होते हैं उनमें म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, पारस्परिक जानकारी होती है। और उसमें उसके बाद हमने देखा था लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। सेकंड विशेषता देखी थी समानता विभिन्नता होती है लोगों के में। तीसरी विशेषता ये थी कि समाज अमूर्त होता है। और चौथी विशेषता देखी थी कि लोगों में इंटरडिपेंडेंसी होती है, मतलब पारस्परिक निर्भरता होती है, लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पांच विशेषता ये थी कि समाज निरंतर परिवर्तनशील होता है, मतलब समाज मतलब परिवर्तित होते रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन आता है, एक एक तरह से समाज नहीं रहता। उसके साथ हमने देखी छठी विशेषता देखी थी कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग और संघर्ष होता है। उसके साथ हमने 5 वन लाइनर कुछ स्टेटमेंट देखे थे जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो परिवर्तन है वो समाज का नियम है। हर्बर्ट स्पेंसर जो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा था कि परिवर्तन है वो समाज का नियम है। फिर मैक्वेर एंड पेज ने कहा था, मैक्वेर एंड पेज उन्होंने कहा था कि वेर एवर देर इज लाइफ देर इज सोसाइटी। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें याद रखना है। उसके बाद मैक्वेर एंड पेज ने ये कहा था कि जो समाज है वो सहयोग का दूसरा नाम, जो समाज है वो सहयोग का दूसरा नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है, अपन इसको हाईलाइट कर देंगे। फिर कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि जो वर्ग संघर्ष ही समाज के परिवर्तन का मूल कारण है। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ही समाज में परिवर्तन आता है और यही इसका मूल कारण है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछ ले कि वर्ग संघर्ष ही समाज के परिवर्तन का मूल कारण है, ये किसने कहा था, तो अपन को टिक कर देना, कार्ल मार्क्स ने कहा था। फिर मैक्वेर एंड पेज ने कहा था कि सोसाइटी इज कोऑपरेशन अक्रॉस बाई कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा था कि जो समाज है वो सहयोग और संघर्ष का संगम है। मैक्वेर पेज ने कहा था कि समाज है वो सहयोग और संघर्ष का संगम है। ये 5 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। उसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि मैक्वेर एंड पेज की किताब थी जिसका नाम है सोसाइटी। ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। उसके बाद हमने मैक्वेर एंड पेज द्वारा दिए गए 7 बेसिस एलिमेंट देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था कि जो समाज होता है उसको बनने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता ये होती है कि इंडिविजुअल पर्सन चाहिए होते हैं अपने को। उसके बाद अपने को सोशल रिलेशन चाहिए होते हैं। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन। ये 3 चीजें होती है जिससे वजह से समाज बनता है। तो ये चीजें अपन पढ़ी थी, याद रखनी है। फिर अपन ने 10 समाज और इस सोसाइटी में डिफरेंस देखा था। फिर अपन ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी जिसमें गिडिंग्स, पार्सन्स और यूटन ने दी थी परिभाषाएं देखी अपन ने। फिर अपन ने समाज का स्वरूप देखा था कि समाज का स्वरूप कैसा है ना। जो समाज का स्टार्टिंग का जो वर्गीकरण है वो मैक्वेर एंड पेज ने दिया था। जो मैक्वेर एंड पेज ने जो समाज का स्वरूप दिया था वो अमूर्त था, है ना। और आज के जो समाज शास्त्री हैं वो समाज का मूर्त स्वरूप मानते हैं। तो जो ऐसे समाज का जो मूर्त स्वरूप मानने वाले कुछ समाज शास्त्री जैसे जॉनसन हो गया, पार्सन्स हो गया, ये समाज का मूर्त स्वरूप मानते हैं। और जो मैक्वेर एंड पेज ने दिया था समाज का अमूर्त स्वरूप दिया था, है ना। तो हमें ये भी याद रखना है ना। जो एस एम जॉनसन है उनकी एक किताब थी सोशियोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी में उन्होंने समाज का मूल स्वरूप को परिभाषित किया था। तो हमें ये याद रखना है एग्जाम के हिसाब से कि
जॉनसन ने कौन सी किताब में समाज के मूल स्वरूप को परिभाषित किया था? तो उनकी किताब थी सोशियोलॉजी। उसके बाद जॉनसन ने समाज, उन्होंने बताया था कि समाज एक समूह है जिसके 4 एलिमेंट्स है ना, 4 तत्व है। जॉनसन ने कहा था कि समाज एक ग्रुप है जिसके 4 तत्व है। पहला उन्होंने बताया कि समाज की डेफिनेट टेरिटरी होती है, निश्चित क्षेत्र होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। थर्ड उन्होंने बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर होता है ना। फोर्थ उन्होंने बताया कि डिपेंडेंस होती है, स्वतंत्र होती है। ये 4 एलिमेंट अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे। ये 4 एलिमेंट अपन को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। जो जॉनसन ने जो समाज का मूल स्वरूप दिया था वो एक आइडियल टाइप है, आदर्श प्रकार का है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाज का आदर्श स्वरूप किसने परिभाषित किया था? परिभाषित किया था तो अपन को याद रखना, एस एम जॉनसन भाई साहब थे। उन्होंने समाज के आदर्श स्वरूप को परिभाषित किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक स्टेट होता है, राज्य होता है, उसकी भी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है ना। उसके भी, उसमें भी डिपेंडेंसी होती है, स्वतंत्रता होती है। तो क्या अपन स्टेट को भी एक समाज मान सकते हैं? नहीं, स्टेट को अपन समाज नहीं मान सकते। जो स्टेट होता है वो समाज का अंग होता है ना, समाज का ही पार्ट होता है, उसको अपन समाज नहीं मान सकते। अब अपन देखते हैं कि अब आज से भी इस क्लास से अपन देखते हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, ओपन सोसाइटी में क्या फर्क होता है। परंपरागत समाज और खुला समाज, ओपन सोसाइटी में क्या फर्क होता है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, धर्म, परंपरा, प्रथा, इन सब पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जो पुराने समाज, अपन अपना भारतीय समाज देखे, वो जो एक उसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें धर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जो परंपरा, प्रथा, जो चली आ रही परंपरा है, उनको बहुत ज्यादा माना जाता था। जो अभी का समाज है, जो अभी की मॉडर्न सोसाइटी, वो ओपन सोसाइटी है ना, ये क्या करती है, विज्ञान है, एजुकेशन है, धर्म, एजुकेशन है, धन, मतलब पैसा, योग्यता, व्यापार, इन सबको महत्व देती थी, है ना। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी और जन्म, जाति, प्रजाति, इनको ज्यादा महत्व देती है। आप पहले के लोग ये मानते थे कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है, आपका जन्म किस धर्म में हुआ है, किस प्रजाति में हुआ है, तो ये सारी चीजों को ज्यादा मानते थे। तो आज के टाइम में क्या होता है, आप में किस तरह की एबिलिटी है, किस तरह के गुण है आप में, इन सबको ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपकी योग्यताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। ये नहीं देखा जाता था कि आप किस जाति से, किस समाज से, ये आप नहीं देखा जाता आज के टाइम। तो ये ओपन सोसाइटी की अच्छी विशेषता है। थर्ड डिफरेंस अपन देखें तो उसमें देखा गया कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इतना योगदान नहीं था, बहुत कम टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, इतनी टेक्नोलॉजी जनरेट भी नहीं हुई थी। और अभी का समाज देखे तो इसमें बहुत अच्छी उन्नत प्रौद्योगिकी, अच्छी टेक्नोलॉजी है। अपन जो आज हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ये सारा टेक्नोलॉजी है आज के जमाने की। ये सारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं थी। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में श्रम का विभाजन था, वो एक स्पेसिफिक था, कम था बट स्पेसिफिक था, है ना। तो आज का जो ओपन सोसाइटी, इसमें श्रम का विभाजन बहुत जटिल है ना, और जटिल है और इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये अपन ने डिफरेंस देखे इनमें, ओपन सोसाइटी में और ट्रेडिशनल सोसाइटी में, है ना। आगे अपन देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड सिंपल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है ना। जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी, इनका इवोल्यूशन, इनका जो जनन हुआ वो एक विकास के आधार पर हुआ। जैसे जैसे समाज विकसित होते गया, वैसे वैसे समाज जटिल समाज से सरल समाज की तरफ आने लगे। पहले समाज बहुत जटिल था, है ना, फिर धीरे 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 सोसाइटी सिंपल होने लगी। तो ये विकास के कारण हुआ है। अपन देखते हैं जो सरल समाज है, जिसे अपन लघु समाज भी कहते हैं, इस लघु समाज, ये आकार में बहुत छोटा होता है ना। सिंपल सा देखने में समझ आता है कि इसका आकार में छोटा होता है ना। इसमें बहुत सिंपल प्रौद्योगिकी होती है ना। अर्थव्यवस्था परंपरागत कृषि पर आधारित होती है ना। बार्टर सिस्टम होता है ना। ये है, और इसमें सीमित पर्यावरण नियंत्रण भी होता है। तो ये सिंपल सोसाइटी की परिभाषा है, विशेषता है। एक नोट दिया हुआ नीचे, अधिकांश सरल समाज उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की कोशिश में ऐसे समाज को संक्रांतिक समाज कहते हैं ना। ये कलर लिखा हुआ है यहाँ, ट्रांजिशनल सोसाइटी। कुछ समाज ऐसे थे, सरल समाज थे, उन समाज ने क्या किया कि उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना शुरू किया ना। तो उन उन समाज ने उन
उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना शुरू किया तो वो समाज संक्रांतिक समाज हो गए। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संक्रांतिक या ट्रांजिशनल सोसाइटी क्या होती है। ऐसी सोसाइटी जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया, है ना। पहले वो उनके पास बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी थी, फिर उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तो वो जो बीच के जो समाज था पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जो बीच की टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे समाज ट्रांजिशनल सोसाइटी कहलाती है ना। तो ऐसे अधिकांश ट्रांजिशनल सांस्कृतिक समाज ने यूरोपीय औपनिवेशिक शासन को झेला। जैसे भारत, भारत ने पहले यूरोपीय औपनिवेशिक शासन को झेला है ना। तब उनके भारत के पास बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी थी, अब भारत के पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। और तो अपन जो बीच का जो भारत था, तो वो अपन उसको सांस्कृतिक सोसाइटी कह सकते थे। जो 1947 से 2000 के तक का जो समाज था वो एक तरह का सांस्कृतिक समाज था। अब भारत के पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। आगे अपन देखते हैं, जीवन निर्वाह के लिए भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की विधि के आधार पर सरल समाज की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। जो जीवन निर्वाह के लिए आपको भौतिक व्यवस्था की जरूरत होती है, आपको जीवन चलाना, खाने पीने की जरूरत पड़ती है, आपको जीवन चलाना है तो कृषि की खाने पीने की जरूरत है तो आप कृषि करते हो, है ना। तो इन इन इसके आधार पर समाज को बांटा गया है ना 4 भागों में। एक समाज था वो जो हंटिंग एंड गैदरिंग करता था। एक अपना समाज था जो खाली शिकार करता था और फलों को और जो अनाज को इकट्ठा करके खाता था, बस उनका यही काम था ना। शिकार करते थे, शिकार को अग्नि पे सेक के खाते थे और उनका यही काम था। एक समाज था जो पशुओं पर निर्भर था, है ना, पेस्टोरल सोसाइटी थी, है ना, पशुचारी समाज जो क्या करता है कि पशुओं पर निर्भर होता था, है ना। इसके एग्जाम्पल अपन देखें टोडा, जम्मू कश्मीर के बकरवाल, ये पेस्टोरल सोसाइटी में आते हैं। तीसरा समाज था शिफ्टिंग, है ना। तीसरा था, एक मिनट, हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब अस्थायी कृषि। कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह पे कृषि करते थे, फिर दूसरी जगह पे कृषि करते थे, ऐसे धीरे धीरे वो एक एक टाइम तक एक जगह पे रहते थे, फिर दूसरी जगह पे जाते थे, फिर तीसरी जगह पे, ऐसे ऐसे कुछ टाइम के लिए कुछ समय पे रहते, उस जगह पे रहते थे, फिर ऐसे चेंज करते रहते थे जगह। तो वो अस्थायी कृषि होती है। उसको शिफ्टिंग कृषि कल्टीवेशन कहते हैं, या झूम कृषि भी कहा जाता है। तो मेघालय की गारो जनजाति है ना, मेघालय की गारो जनजाति हो गई, मध्य प्रदेश की बेगा हो गई, अबूजमार जारिया जनजाति होगी, उड़ीसा की शोरा हो गई। ये सारी जनजातियां क्या है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करती थी, है ना, अस्थायी कृषि करती थी। अपन को ये थोड़ा याद रखना कि पूछ ले, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। कुछ फोर्थ टाइप की थी, वो सेटल्ड कल्टीवेशन करती थी, है ना। सेटल मतलब एक इस तरह का समाज था जो एक ही जगह पे, एक ही जगह पे रहते थे और एक ही जगह पे कृषि करते थे, लंबे टाइम तक रहते थे। तो ये जब से कॉन्सेप्ट आया सेटल्ड कल्टीवेशन का, उसके बाद से लोगों को क्या हुआ ना कि अपनी प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया, है ना। क्योंकि जब लोग एक जगह पर रह रहे थे, वो चाहते थे कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स हो और उनके पास ही उनकी निजी संपत्ति हो, उस पर कोई और हक नहीं जमा सकते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये होता था कि जो जब लोग उस जगह को छोड़ के जाते थे, फिर उस जगह पे कोई और दूसरे लोग आ जाते थे, तो वो किसी तीसरी जगह किसी और की जगह पे चले जाते थे। बट जो सेटल्ड कल्टीवेशन है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, लोग एक ही जगह पे रहना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह उनकी हो। तो इस सेटल्ड कल्टीवेशन से समाज में एक निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो भारतीय समाज भी एक सेटल्ड कल्टीवेशन में आता है, क्योंकि कृषि आधारित समाज है। तो भारतीय समाज के लोग भी चाहते हैं कि वो एक जगह पे रहे, कृषि करे, और जिस जगह पे वो कृषि करे वो जमीन उनकी हो। तो अपन ये 4 तरह का समाज देखे जो अर्थ, है ना, जीवन निर्वाह के लिए भौतिक वस्तु के उत्पादन की विधि के आधार पर सरल समाज की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, है ना। फिर अपन देखते हैं कि सरल समाज के सामाजिक संगठन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 स्तर के होते हैं। सो जो सिंपल सोसाइटी होते हैं उनके सामाजिक संगठन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके 4 स्तर होते हैं, 4 लेवल होता है ना। फर्स्ट लेवल होता है नातेदारी, किनशिप। फर्स्ट होता है मैरिज, विवाह। थर्ड होता है धर्म, रिलीजन। और फोर्थ होता है पॉलिटी या राज व्यवस्था, है ना। ये सरल समाज के सामाजिक संगठन है। अब अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में, जटिल समाज के बारे में। तो आपने सरल समाज के बारे में पढ़ा, उसका उल्टा जटिल समाज है। जटिल समाज, सरल समाज अगर का आकार छोटा था तो जटिल समाज का आकार बहुत बड़ा होगा। और सरल समाज में कम संख्या में लोग रहते थे, तो जटिल समाज में विशाल जनसंख्या में लोग रहते हैं।
और सरल समाज में क्या होता, जो प्रबंधन होता था वो मतलब सिंपल होता था, बिल्कुल इतना जटिल नहीं होता था। तो जटिल समाज में प्रबंधन मैनेजमेंट होता है वो जटिल होता है। ठीक है। और जो जटिल समाज है उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है, व्यापार होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, डिफरेंशिएट होता है ना। और जटिल समाज उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, भवनों, उद्योगों आदि के निर्माण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। जो जटिल समाज है उसमें उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है और हाई टेक्नोलॉजी होती है ना। ये अपन जटिल समाज देख लिया। फिर अपन देखते हैं जो जटिल समाज का मुख्य आधार, जटिल समाज का मुख्य आधार है वैज्ञानिक तरक्की है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है ना। आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है। संपूर्ण आधुनिक समाज जटिल समाज का हिस्सा है। जो अभी का जो संपूर्ण आधुनिक समाज है, मॉडर्न सोसाइटी, वो जटिल समाज का हिस्सा है। अपन को आपको पूछ ले एग्जाम में, है ना, जो ये अभी का जो मॉडर्न सोसाइटी वो किस समाज का पार्ट है, तो आपको बताना है कि ये जटिल समाज का पार्ट है, ना कि सिंपल सोसाइटी का या ट्रांजिशन सोसाइटी का। ये जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनने लायक है। तो अपन अब देखें ये जटिल समाज, जटिल समाज दो टाइप के हैं। अभी का समाज जो जटिल समाज है ये दो तरह के है ना। एक है मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज। एक है पोस्ट मॉडर्न, जो मॉडर्न के बाद का समाज है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता देखें तो उसमें यह कि पूंजीपतियों द्वारा भारी उत्पादन किया जाता है। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को उत्पादन करें। तो ये मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है। मॉडर्न सोसाइटी में उच्च टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और महानगरों का विकास होता है और नौकरशाही संगठन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। और सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार होता है। श्रम विभाजन में जटिलता होती है। जो मॉडर्न सोसाइटी होती है इसमें जो श्रम का विभाजन बहुत जटिल होता है, क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी भी उच्च होती है और पूंजीपतियों द्वारा बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और तो इसमें क्या होता है, श्रम का विभाजन बहुत ज्यादा जटिल होता है। बहुत पहले के समाज में ये होता था कि सिंपल लोगों को काम, जो माली होता है उसको खेती का काम दे रखा था, और लोहार होता है उसको लोहे का काम दे रखा था। और जाति जो कुमार को मिट्टी का काम दे रखा था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस हिसाब से श्रम का विभाजन भी और अलग अलग तरीके से बढ़ता गया है ना। ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहा जाता है ना। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहा जाता है। अधिकांश लोग गैर कृषि कामों से जुड़े थे। जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें क्या होता है, लोग कृषि के अलावा जो दूसरे काम होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। और ये लोग अपना जीवन चलाने के लिए, है ना, व्यापार और कोई विशिष्ट सर्विस का उपयोग करते हैं, है ना। प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियन, प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियन का अधिक प्रभाव होता है इस समाज में। इसे वैज्ञानिक युग भी कहा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले कौन से समाज को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है ना। तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। जो ग्लोबल विलेज की कल्पना है ये भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में आती है। आपको मैं बाद में बताऊंगा एमसीक्यू के साथ पोस्ट ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट भी होंगे, वो उसकी अलग से क्लास लगाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, है ना। अपन अपन पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी। अपन अगर सोसाइटी पढ़ रहे हैं और उसमें भारतीय समाज के बारे में ना पढ़े तो कुछ भी पूरा नहीं है ना। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए भारतीय समाज को भी पढ़ना जरूरी है। जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज पहले जनजाति समाज रहा, फिर कृषक समाज बना, है ना, और फिर इंडस्ट्रियल वगैरह सारी चीजें आई। तो अपन ये तीन आधार है भारतीय समाज की, जनजातीय समाज, कृषक समाज और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये तीन चीजों के बारे में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्राइबल सोसाइटी है इसमें अपन को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है, अपन इसके बारे में सिंपल सा पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछने लायक है। ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी में पढ़ेंगे कि जो इसको कुछ थिंकर्स है जिनको अलग अलग बारे में बताया। जो वेरिर एल्विन थे, वेरिर एल्विन जो ब्रिटिश थे वो भारत में यहाँ रहे थे। तो उन्होंने आदिवासी जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी को आदिम जाति का है ना, जनजाति को आदिम जाति का है। एक, एक ठक्कर बप्पा थे, और ठक्कर बप्पा जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। और जयपाल सिंह थे, जयपाल सिंह जो संविधान निर्माती सभा के सदस्य थे।
है ना। उन दोनों ने जनजाति को आदिवासी कहा है। तो ये एग्जाम में पूछने लायक है कि किसने किसको क्या कहा, है ना। वेरी एलवी ने आदिम जनजाति कहा है, और ठक्कर बप्पा ने और जयपाल सिंह ने आदिवासी कहा है। और एक जीएस घुरियर थे, भारतीय समाजशास्त्री में सबसे प्रमुख आदमी माने जाते हैं जीएस घुरियर, उन्होंने जनजाति को बैकवर्ड हिंदू, पिछड़े हिंदू कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपन एक परिभाषा देखते हैं जो मजूमदार ने दी थी। डॉक्टर मजूमदार ने कहा था कि एक जनजाति परिवारों का या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। तो अपन को ये एग्जाम में पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी थी, याद रखना डॉक्टर मजूमदार, है ना। डॉक्टर मजूमदार ने कहा था कि एक जनजाति परिवारों का या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। अपन फटाफट जनजाति की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि जनजाति की विशेषता क्या होती है। जनजाति की विशेषता देखो सीधे सीधे समझ आता है कि उनकी कुछ कॉमन टेरिटरी होती है, सामान्य भूभाग होता है, जनजातियों की कॉमन लैंग्वेज होती है, उनका कॉमन कल्चर होता है। जनजाति बड़े साइज में रहती है, बड़ा आकार में रहती है ना। मेन इंपोर्टेंट जनजाति की विशेषता ये है, जो जनजाति के लोग है वो शादी विवाह करते हैं, वो इंडोगेमी होता है, अंतर विवाह होता है, वो अपने ही ट्राइब्स में करते हैं, वो जो उनका एक एरिया होता है उनसे बाहर नहीं जाते हैं, है ना। ये है। और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी होती है, इकोनॉमिक रूप में अर्थव्यवस्था के रूप में वो खुद पे निर्भर होते हैं, उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ कॉमन टेबूज होते हैं, कॉमन टेबूज का मतलब कुछ उन्होंने ऐसे रूल बना रखे होते हैं जिसमें वो काम नहीं करते। जैसे एक टेबू होता है कि अपने यहाँ हिंदू समाज में भाई बहन की शादी नहीं होती है, तो ये एक तरह का टेबू है। तो जनजातियों में ऐसे टेबू होते हैं जो उसका पालना करते हैं, वो सबके लिए कॉमन होता है। ये जनजाति की विशेषता होती है। अब अपन पीसेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कृषक समाज के बारे में पढ़ते हैं। जो अपन एक बात मानते हैं कि आप भारतीय ग्रामीण समुदाय है, क्या ये पूरा का पूरा कृषक समाज है? नहीं। भारतीय ग्रामीण समुदाय में सारे लोग कृषक समुदाय के नहीं होते। कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो कुम्हार का काम करते हैं, कुछ ऐसे समुदाय जो लोहार का काम करते हैं, कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो कृषि का काम करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। तो संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समुदाय है उसको अपन कृषक समुदाय नहीं कह सकते, है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद एक रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड थे, उनकी ये बुक थी पीस एंड सोसाइटी एंड कल्चर। ये इंपोर्टेंट बुक है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछने लायक है। जिस बुक में सोसाइटी आ रखा उस किताब पढ़ना जरूरी है। एग्जाम पूछ ले कि ये बुक किसकी थी, पीस एंड सोसाइटी एंड कल्चर, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक कृषक समुदाय का अध्ययन किया था, है ना। मेक्सिको में उन्होंने टेपोजियन समुदाय था जो पीस एंड सोसाइटी था, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अपन को याद रखना है। एक भाई साहब थे आंद्रे बेतेली, है ना। आंद्रे बिथई ने 3 प्रमुख अवधारणाओं पर कृषक समाज को परिभाषित किया था। जो पीसेंट सोसाइटी थी उनको उन्होंने परिभाषित किया था। आंद्रे बेताली ने कहा था कि जो कृषक समाज है वो लैंड से जुड़ा होता है, भूमि से जुड़ा हुआ होता है। पहली परिभाषा उन्होंने ये दी थी, पहली अवधारणा ये दी कि जो कृषक समुदाय होता है वो लैंड से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड उन्होंने कहा था कि अधिकांश समाज में जो कृषक की स्थिति वो निम्न होती है, बिल्कुल लोअर लेवल पे होता है, उनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल कम होता है। द पोजीशन ऑफ पीसेंट इन द होल सोसाइटी इज लो, उनका जो स्थिति वो लो होती है। थर्ड उन्होंने कहा था कि पीसेंट सोसाइटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लेबर, कृषक समुदाय कृषकों को मजदूरों को पूरक माना जाता है ना। ये 3 अवधारणाएं बेतली ने दी थी, आपको याद रखनी है। एक क्रोबर भाई साहब थे, उन्होंने कृषक समुदाय की कुछ कृषक समुदाय की कुछ एक परिभाषा दी थी, वो आपको याद रखनी है। कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसकी एक और जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज होता है। एग्जाम में पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी, सोसाइटी आ रहा, सोसाइटी में कृषक सोसाइटी का पूछा है उन्होंने, पीसेंट सोसाइटी का पूछा है, तो ये परिभाषा किसने दी पूछे तो याद रखना है, क्रोबर थे। उन्होंने कहा था कि जो कृषक समाज है उसकी स्थिति मध्यवर्ती स्थिति है, ना तो वो पूरी तरह से जनजातीय है ना पूरी तरह से नगरीय है, ठीक है। और रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक रेजिडुअल कैटेगरी में माना था, मतलब अवशिष्ट श्रेणी में माना था। ये आपको याद रखना है। किसने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी कहा था, एक अवशिष्ट श्रेणी माना था, तो रेडफील्ड। आंद्रे बिथई थे, उन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रग्राम का अध्ययन किया था, है ना। तो अग्रग्राम जिसे वो सिरिपुरम भी कहा जाता है, तो पूछ ले तो अपन को याद रखना, जो आंद्रे बेतेली का था वो सिरिपुरम था, और टेपोजियन था वो
था, रॉबर्ट रेडफील्ड का था। ये दोनों याद रखने हैं अपने को। अब अपने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, मास ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फोकस किया था उनको। वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर चीजों का, है ना। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका उदय होता है वो 18वीं शताब्दी में यूरोप में होता है। अब अपन आगे देखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें क्या है, सेवा क्षेत्र की आय निर्माण क्षेत्र की आय से ज्यादा होती है। आपको याद रखना है कि ये विशेषता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। जो सर्विस सेक्टर होता है, इसकी जो इनकम होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा होती है। और जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वर्ड किसने कॉइन किया था? डैनियल बेल ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डैनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर्ड कॉइन किया था और 1973 में कॉइन किया था। उनकी एक बुक थी द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने को। डैनियल बेल की बुक है द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस बुक में उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक क्लास में सारी जो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन है, वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन अपन एक साथ देख लेंगे। छोटा सा वीडियो बना देंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फिर इसमें सारी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन किसने क्या क्या समाज की क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है।